मित्रों, मैं प्रकाश अय्यर कोणार्क ई लर्निंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी पॉलिटिकल साइंस के एक सामान्य परिचय की। हमने देखा कि राजनीति विज्ञान कैसा विषय है, इसका जनक किसे माना जाता है, और कुछ बातें की थी संविधान की कि संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान का महत्व क्या है और संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं। ये सभी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम में बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की कि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जाता है और किस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमें किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि राज्य व्यवस्था को समझने की दृष्टि से हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे। हम बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था की और हम बात करते हैं कि समझने की दृष्टि से हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिएगा दो भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक पोर्शन हम डिवाइड करेंगे संविधान, एक हमारा जो भाग होगा वह होगा संविधान, और दूसरा शासन प्रणाली या जिसे हम सरकार भी कह सकते हैं। शासन प्रणाली या जिसे हम सरकार भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की। तो मित्रों, संविधान क्या होता है, संविधान के महत्व, प्रकार, इन सभी बातों पर हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि संविधान के अंतर्गत हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या पढ़ना है, संविधान के अंतर्गत हमें किन बिंदुओं का अध्ययन करना है, ये सभी बातें आज की क्लास में संविधान के अंतर्गत हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि संविधान के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के विकास की, कि भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, संविधान के विकास में कौन कौन से अधिनियम पारित हुए। उसके बाद आगे हम बात करेंगे भारत के संविधान के निर्माण की कहानी या संविधान के निर्माण की कहानी, संविधान निर्माण की कहानी। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन। इन सभी बातों पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन हमें संविधान की अगर चर्चा करनी है तो उसके लिए दो तिथियां महत्वपूर्ण हैं। एक है 15 अगस्त 1947 और एक है 26 जनवरी 1950। मित्रों, आप जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 को क्या होता है और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है। लेकिन यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि भारत 15 अगस्त 1947 से पूर्व क्या था, तो आपका जवाब होगा गुलाम था, अधीन था, पराधीन था। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से हम सही जवाब दें तो भारत एक उपनिवेश था। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि उपनिवेश किसे कहते हैं, उपनिवेश क्या होता है। तो हम संविधान की चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। उन तथ्यों पर चर्चा करने के बाद हम संविधान को सरल भाषा में या आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि भारत के संविधान से पूर्व या भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना उससे पूर्व भारत किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। तो एक शब्द आपने सुना होगा उपनिवेश, कि भारत एक उपनिवेश था। एक सुना होगा अधिराज्य, अधिराज्य, और एक सुना होगा आपने राज्य। तो मित्रों, भारत के संविधान निर्माण से पूर्व या एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने से पूर्व भारत इन तीन अवस्थाओं से गुजरता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उपनिवेश की, कि भारत उपनिवेश किस प्रकार से था या उपनिवेश होता क्या है। तो मित्रों, उपनिवेश एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक शासक राष्ट्र होता है और एक शासित राष्ट्र होता है। शासक राष्ट्र अपने विकास के लिए शासित राष्ट्र के संसाधनों का दोहन करता है। जैसा कि मित्रों ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन भारत के संसाधनों का ब्रिटेन
ब्रिटेन भारत के संसाधनों का दोहन करता था। तो इस प्रकार से ब्रिटेन एक शासक राष्ट्र हुआ और शासित राष्ट्र के रूप में भारत। तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ। उपनिवेश के अंतर्गत हम दूसरी स्थिति देखते हैं। तो उपनिवेश में शासक राष्ट्र, जैसा कि ब्रिटेन शासक राष्ट्र शासित राष्ट्र के सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखने का कार्य भी शासक राष्ट्र करता है। अर्थात 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत के लिए जो भी नियम, कानून या बनाए जाते थे वह ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए जाते थे और भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो भारत उपनिवेश कब तक रहता है? 15 अगस्त 1947 तक। भारत उपनिवेश कब तक था? 15 अगस्त 1947 तक। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत एक उपनिवेश था। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत उपनिवेश से अधिराज्य किस प्रकार से बनता है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि उपनिवेश से भारत एक अधिराज्य किस प्रकार से बनता है। मित्रों, 3 जून 1947 को एक योजना आती है और उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को एक योजना आती है, उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना में पहली बार कहा गया कि भारत का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। हम बात कर रहे हैं अधिराज्य की। तो 3 जून 1947 को एक योजना आती है, उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। और इस योजना में कहा गया कि भारत का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान और भारत 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। मित्रों, डोमिनियन स्टेट का मतलब देखेंगे तो अधिराज्य को अंग्रेजी में हम डोमिनियन स्टेट कहेंगे, डोमिनियन स्टेट कहेंगे, और उपनिवेश को अंग्रेजी में हम कॉलोनी कहेंगे, कॉलोनी, और अधिराज्य को हम कहेंगे डोमिनियन स्टेट। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि अधिराज्य का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिराज्य का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, वह राज्य जो अपने आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र हो लेकिन बाहरी सीमा क्षेत्र में अभी भी किसी अन्य शक्ति के अधीन हो। एक बार ध्यान से देखिएगा, वह राष्ट्र जो अपने आंतरिक क्षेत्र में, जो आंतरिक क्षेत्र में आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो और बाहरी क्षेत्र में अधीन हो, बाहरी क्षेत्र में अधीन हो, उसे हम डोमिनियन स्टेट कहेंगे। जैसा कि मित्रों 3 जून 1947 की योजना के बाद भारत आंतरिक रूप से स्वतंत्र था, लेकिन बाहरी रूप से भारत में अभी तक जो भी नियम बनाए जा रहे थे वह ब्रिटेन की संसद द्वारा ही बनाए जा रहे थे। तो अर्थात उपनिवेश में हम आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से पूर्ण रूप से ब्रिटेन के अधीन थे, लेकिन अधिराज्य में हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो गए, लेकिन सीमा क्षेत्र से बाहर जो भी नियम कानून बनाए जा रहे थे वह ब्रिटेन की सरकार द्वारा बनाए जा रहे थे। अर्थात बाहरी रूप से हम अभी भी ब्रिटेन के अधीन थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि उपनिवेश का अर्थ क्या होता है और उपनिवेश से भारत अधिराज्य कब बनता है और अधिराज्य का मतलब क्या होता है कि आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो और बाहरी रूप से अधीन हो। तो इस प्रकार आगे हम बात करते हैं कि भारत अधिराज्य से राज्य किस प्रकार से बनता है। मित्रों, राज्य के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि राज्य के लिए 4 अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं। तो राज्य के लिए हमने देखा कि 4 अनिवार्य अंगों में सबसे पहला अंग है एक भूभाग हो और दूसरा उस भूभाग में
एक जनसंख्या का निवास हो, उस भूभाग में एक जनसंख्या का निवास हो और उस जनसंख्या पर एक सरकार हो और सबसे महत्वपूर्ण अंग वह सरकार कैसी हो, संप्रभु हो। मित्रों 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में एक भूभाग भी था, एक जनसंख्या का निवास भी था और एक सरकार भी थी, लेकिन मित्रों वह भारतीय सरकार न होकर ब्रिटेन की सरकार थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी। और संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि वह राज्य जो अपने आंतरिक और सीमा क्षेत्र के अंदर या बाहर स्वतंत्र हो, किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं हो, उसे हम राज्य की संज्ञा देते हैं। तो मित्रों अधिराज्य की घोषणा के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र होता है। उसके बाद संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और 2 वर्ष 11 माह के समय के बाद, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद एक संविधान का पूर्ण रूप से निर्माण होता है और 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को लागू कर दिया जाता है और संविधान में कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। अर्थात 26 जनवरी 1950 को हम राज्य के रूप में बने। तो भारत राज्य कब बना? 26 जनवरी 1950। और राज्य किस प्रकार से बना कि भारत के पास एक भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी, लेकिन वह सरकार कैसी थी? संप्रभु नहीं थी। हम संप्रभु राष्ट्र कब बने? 26 जनवरी 1950। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी हम चर्चा करेंगे कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इन सभी बातों पर हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व या संविधान से पूर्व भारत किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि उपनिवेश एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक शासक राष्ट्र होता है और एक शासित राष्ट्र होता है। शासक राष्ट्र अपने विकास के लिए शासित राष्ट्र के संसाधनों का दोहन करता है, जैसा कि ब्रिटेन भारत के संसाधनों का दोहन करता था और यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन ले जाता था। उसी प्रकार आगे हमने देखा कि उपनिवेश में शासक राष्ट्र शासित राष्ट्र के सभी पहलुओं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, इन सभी पहलुओं पर नियंत्रण करने का कार्य भी शासक राष्ट्र करता था। उसके बाद आगे हमने बात की कि उपनिवेश से भारत अधिराज्य किस प्रकार से बनता है। तो मित्रों 3 जून 1947 को एक योजना आती है, उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि माउंटबेटन योजना कब आई? तो 3 जून 1947 को। और उस योजना में पहली बार कहा गया कि भारत का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब अधिराज्य, और अधिराज्य की वह स्थिति होती है जिसमें आंतरिक रूप से हम स्वतंत्र हो और बाहरी रूप से अन्य शक्ति के अधीन हो। तो इस प्रकार हम अधिराज्य बने और अधिराज्य से हम राज्य की ओर किस प्रकार आए। तो राज्य के लिए 4 अंगों का होना महत्वपूर्ण है। एक भूभाग हो, उसके बाद जनसंख्या का निवास हो और उस जनसंख्या पर एक सरकार हो और वह सरकार कैसी हो दोस्तों? संप्रभु हो। तो भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु राष्ट्र बनता है जिसका अपना संविधान होता है। अब भारत किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है, वह अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, किसी अन्य महाशक्ति के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो भारत 26 जनवरी 1950 को एक राज्य बनता है। तो यहाँ तक हमने बात की कि संविधान से पूर्व भारत किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। अब हम बात करेंगे संविधान की और सबसे पहले बात करेंगे संविधान के विकास की। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के विकास की। तो संविधान के विकास से हमारा मतलब क्या है? तो देखिएगा मित्रों, भारत के संविधान के निर्माण से पूर्व या भारत में संविधान से पूर्व ब्रिटेन की सरकार द्वारा जो भी अधिनियम या शासन को सही रूप में संचालित करने के लिए
जो भी एक्ट, अधिनियम, कानून बनाए जाते थे, उन सभी बातों पर जो हम चर्चा करेंगे वो संविधान के विकास में करते हैं। तो संविधान के विकास की अगर हम बात करें, संविधान का विकास, तो मित्रों संविधान के विकास को समझने की दृष्टि से इसे भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। संविधान के विकास को समझने की दृष्टि से इसे भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक होगा कंपनी का शासन। कंपनी का शासन, मित्रों कंपनी का अर्थ यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से है। कंपनी का शासन जो रहता है 1600 ईस्वी से 1857 तक। दूसरा हम बात करेंगे ताज का शासन या ब्रिटेन का शासन। ताज का शासन, इसमें हम बात करेंगे 1858 से 1947 तक जो भी ब्रिटेन की सरकार द्वारा अधिनियम बनाए गए। अब मित्रों आपके मन में प्रश्न होगा कि संविधान के विकास को हमने ये दो भागों में जो विभाजित किया है वो किस आधार पर किया है। तो देखिएगा मित्रों 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आती है और 15 वर्षीय चार्टर द्वारा व्यापारिक कार्य प्रारंभ करती है। धीरे धीरे भारत की परिस्थितियों और समय के अनुसार ब्रिटेन ने राजनीतिक कार्यों में भी रुचि लेना शुरू कर दिया। उसके बाद भारत को धीरे धीरे एक उपनिवेश बना दिया, अर्थात यहाँ पर राज्य के रूप में राजनीति करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1757 का युद्ध प्लासी का और 1764 बक्सर का युद्ध। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांति होती है 1857, और इस 1857 की क्रांति का परिणाम ये होता है कि इसमें कंपनी का शासन, सत्ता का परिवर्तन होता है और वह शासन सीधा ब्रिटेन से संचालित होता है। सीधा ब्रिटेन से संचालित होता है। तो इस प्रकार 1600 ईस्वी से 1757 तक जो भी अधिनियम, कानून बनाए गए उन सभी का अध्ययन हम कंपनी के शासन में करते हैं। और 1858 से 1947 तक जो भी ब्रिटेन की सरकार द्वारा अधिनियम बनाए गए उनका अध्ययन हम ताज के शासन में करते हैं। तो इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम देखेंगे, सबसे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी विशेषताएं हम आगे विस्तृत रूप से देखेंगे। उसके बाद इसमें हम सबसे पहला अधिनियम देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1813 का, 1833 का और 1853 का। इन सभी महत्वपूर्ण एक्ट पर हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि संविधान के विकास के अंतर्गत हमें किन किन अधिनियमों का अध्ययन करना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और कंपनी के शासन में अगर हम बात करेंगे तो 1600 से 1757 तक, 1857 तक जो भी अधिनियम बनाए गए उन सभी का अध्ययन हम कंपनी के शासन में करेंगे। और 1858 से 1947 तक ब्रिटेन की सरकार द्वारा जो भी अधिनियम बनाए गए उन सभी का अध्ययन आगे हम विस्तृत रूप से करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं संविधान के निर्माण की कहानी, कि किस प्रकार से भारत में एक संविधान बनता है और संविधान की मांगे कब कब रखी गई और ब्रिटेन की सरकार द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया। ये सभी बातें हम संविधान निर्माण की कहानी में करते हैं। तो मित्रों संविधान निर्माण की अगर हम बात करें तो संविधान की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने एक स्वराज्य विधेयक में रखी। स्वराज्य विधेयक में रखी, और किसने रखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में संविधान की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने रखी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के द्वारा और एम.एन. राय के द्वारा भी भारतीयों द्वारा समय समय पर संविधान की मांग की जा रही थी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार भारतीयों द्वारा संविधान की मांग को अस्वीकार करती है। और इस समय ब्रिटेन की सरकार की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि भारतीयों द्वारा जो संविधान की मांग की जा रही है
उसे स्वीकार करें। तो ब्रिटेन की सरकार की ये मजबूरी कब आती है? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस अवधि को हम देखेंगे 1939 से 1945। मित्रों इस समय संपूर्ण विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की ओर था। द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था इस समय, द्वितीय विश्व युद्ध। और इस समय संपूर्ण विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, एक था मित्र राष्ट्र और एक था दूरी राष्ट्र। दूरी राष्ट्र में शामिल थे जापान और जर्मनी, जापान और जर्मनी। और मित्र राष्ट्र में था अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। हम बात कर रहे हैं कि भारतीयों द्वारा जो समय समय पर संविधान की मांग की जा रही थी उसे ब्रिटेन द्वारा अस्वीकार किया जा रहा था। और अब 1939 से 1945 के बीच में एक ऐसी अवधि आती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के संविधान को या अंग्रेजों द्वारा भारत के संविधान की मांग को स्वीकार किया जाता है। और इस समय संपूर्ण विश्व दो गुटों में बड़ा था, एक मित्र राष्ट्र और एक दूरी राष्ट्र। मित्रों ब्रिटेन द्वारा संविधान की मांग को क्यों स्वीकार किया जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता चाहता था। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं से सहयोग की मांग की। और उस समय मित्रों जो जापान जो ब्रिटेन का दूर विरोधी राष्ट्र था, यह योजना बनाता है कि अगर हम ब्रिटेन पर आक्रमण न करके यदि भारत पर आक्रमण करते हैं, ब्रिटेन पर आक्रमण न करके यदि हम भारत पर आक्रमण करते हैं तो उस समय भारत मित्रों ब्रिटेन का उपनिवेश था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। और अगर इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की पराजय होती है तो यह पराजय सीधी ब्रिटेन की पराजय मानी जाएगी। तो उस समय ब्रिटेन का जो पीएम था, उस समय ब्रिटेन का पीएम था चर्चिल। चर्चिल ने भारतीय नेताओं से सहयोग के लिए एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव। ब्रिटेन ने या पीएम चर्चिल ने भारतीय नेताओं से सहयोग के लिए एक प्रस्ताव रखा जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो मित्रों सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में संविधान की बात को स्वीकार किया गया, संविधान की मांग को स्वीकार किया गया। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में संविधान की मांग को स्वीकार किया गया। और जब मित्रों ब्रिटेन में चुनाव होते हैं तो उस समय सत्ता का परिवर्तन होता है और अब पीएम बनता है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली अपने मंत्रिमंडल से 1946 में 3 सदस्यों को भारत भेजता है और वह मिशन जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में कहा गया कि भारत का एक संविधान होगा और संविधान के लिए संविधान सभा का गठन होगा और संविधान सभा भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनाई जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान की मांग कब रखी गई, 1895 में बाल गंगाधर तिलक को, और ब्रिटेन की सरकार द्वारा कब स्वीकार की गई, तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री था चर्चिल, और जब चुनाव होते हैं पुनः तो सत्ता में आता है प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली और अपने मंत्रिमंडल से 3 सदस्यों को भारत भेजता है जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और कैबिनेट मिशन में कहा गया कि भारत का एक संविधान होगा और संविधान सभा का गठन होगा और वह संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी। तो मित्रों उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि के बाद एक संविधान का निर्माण होता है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। तो इस प्रकार हम संविधान की जो विस्तृत चर्चा करेंगे वो संविधान निर्माण की कहानी में करेंगे। आगे हम विस्तृत रूप से देखेंगे
कि संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, कौन कौन सी समितियां बनाएगी, महिलाओं की संख्या कितनी थी, कौन से व्यक्ति क्या बने, ये सभी बातें आगे हम विस्तृत रूप से करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे संविधान के दर्शन की। मित्रों, संविधान के दर्शन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो संविधान के दर्शन में अगर हम बात करेंगे तो संविधान के दर्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रस्तावना की, प्रस्तावना या जिसे हम उद्देशिका कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मूल अधिकार, मूल अधिकार। उसके बाद हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों की, प्रस्तावना की, मूल अधिकारों की चर्चा हम भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक करेंगे। डीपीएसपी की चर्चा हम भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक करेंगे और मूल कर्तव्य की चर्चा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में या 51 ए में करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि हमने राज्य व्यवस्था को समझने की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया। एक था हमारा संविधान और दूसरा था शासन प्रणाली या सरकार। सबसे पहले हमने देखा कि संविधान को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संविधान के विकास से। उसके बाद संविधान निर्माण की कहानी, संविधान की मांग कब रखी गई, संविधान के लिए कौन कौन सी समितियां बनी, ये सभी बातें हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे। और उसके बाद में हमने बात की थी कि उपनिवेश क्या होता है, अधिराज्य क्या होता है और भारत एक राज्य कब बनता है। और सबसे बाद में हमने बात की कि संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इन सभी की चर्चा हम संविधान के अंतर्गत आगे विस्तृत रूप से करेंगे। आगे हम बात करेंगे सबसे पहले शासन प्रणाली या सरकार की। तो मित्रों, आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।